आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अबू बकर। वादे के मुताबिक आपको बताया था कि 3 वीडियोस मैं करूंगा। उनमें से पहली मेरी ऑनर जा चुकी है, दूसरी ये है और तीसरी अभी आएगी। आज मेरा डॉक्टर से है सिंगल रेमेडी के ऊपर के क्लासिकल होम्योपैथ बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। ये मौजू ऐसा है जिसमें जितने मर्जी सेशन किए जाएं। ये टॉपिक ही बहुत तवील है, इसलिए मैं डायरेक्ट पहले टॉपिक पे आऊँगा कि मैंने किन किन चीज़ों पे मैंने अमल किया जिसका मुझे आज फ़ायदा हुआ। उस वक्त गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैं इस प्लेटफॉर्म से आप सबसे वो बातें शेयर करना चाहता हूँ। सिंगल रेमेडी का हमें कहा जाता है कि ये सिंगल रेमेडी देनी है, सिंगल रेमेडी देनी है, लेकिन जो उसका क्राइटेरिया है वो नहीं सारा समझाया जाता। लेकिन इन सब से पहले, सिंगल रेमेडी से भी पहले, जब आप एक क्लिनिक बनाएं, जो जो चीज़ें एक डॉक्टर, कुछ चीज़ें वो हैं जो डॉक्टर के लिए ज़रूरी हैं, फिर कुछ चीज़ें वो हैं जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए ज़रूरी हैं, और फिर कुछ चीज़ें वो हैं जो एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए ज़रूरी हैं। इन तीनों को ज़रा डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले ये कि आप अपना जो भी क्लिनिक कर रहे हैं उसकी आपकी फ़र्स्ट फिजिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे हर किस्म की कन्वेंस पहुँच सके। नंबर 2, आपके अपने क्लिनिक का अपना एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो कि जो पेशेंट आ रहा है वो भले जिस मर्जी मसले में आ रहा है, लेकिन आपके अपने क्लिनिक का एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो कि उसकी आते ही मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाए। फिर नंबर 3 पे अपीयरेंस और फिजिकली अपीयरेंस डॉक्टर की जो अपीयरेंस, जो जिस तरह वो बैठा हुआ है उसका अपना हुलिया डॉक्टरों वाला हो। हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स बाज़ औक़ात इसको इतना सीरियसली नहीं लेते। बहुत अच्छे अच्छे काबिल डॉक्टर भी हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये आप समझें कि शायद आपने ये पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है। एक अच्छा क्लासिकल होम्योपैथ, उसके लिए एक पेशेंट की फिज़िकली अपीयरेंस ज़रूरी है। फिज़िकली अपीयरेंस के बगैर वो ना तो दवाई सेलेक्ट कर सकता है, ना उसको सजेस्ट कर सकता है। तो जो हजरात, मेरी नज़र में तो जो एक अच्छा क्लासिकल होम्योपैथ है वो एक दिन में 5 से ज़्यादा न्यू पेशेंट नहीं ले सकता। जो रूटीन के पेशेंट हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं क्लासिकल होम्योपैथ की। मेरी वीडियोस उनके लिए हैं जो कर रहे हैं, उनके लिए आसानी हो, और उनके लिए जो भी इस तरफ क्लासिकल की तरफ नहीं आए और उन्हें मुश्किलात हैं, और वो जो मुश्किलात हैं मैं आज सारी वही डिस्कस करूँगा कि हमने उन मुश्किलात से कैसे निकलना है। नंबर 1, केस टेकिंग। केस टेकिंग हमें समझाई जाती है कि जो सबसे अच्छी केस टेकिंग कर लेगा वो दवाई दे देगा। केस टेकिंग का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। फिजिकल अपीयरेंस का अपना रोल है, केस टेकिंग का अपना रोल है, सेंसेशन का अपना रोल है, केस हिस्ट्री का अपना रोल है, उसके एनवायरनमेंट का, पेशेंट किस एनवायरनमेंट से है उसका अपना रोल है। उसके बाद फिर मेडिसिन पे बात आती है, और फिर मेडिसिन भी अगर आपकी सिलेक्ट हो जाती है तो सिलेक्ट होने के बाद क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। नंबर 1, आपके पास जब सबसे पहले पेशेंट आ जाता है उसको आपने प्रिजुडाइज नहीं करना। अगर आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता भी है कि ये पल्साटीला का मरीज़ है या लाइकोपोडियम का मरीज़ है, आपने उसको दिमाग में पहले ही अगर बैठा लिया तो आप लाइकोपोडियम से ही नहीं निकल सकते। ठीक है, आपने उसको पूरा सुनना है। हाँ, ये भी है कि आपने उसकी आधी बातें सुनी, आपको उसकी समझ भी आ गई, फिर भी आपने उसको पूरा सुनना है। ये उसकी मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है। आपकी अगर बाहर लाइन लगी हुई है, पेशेंट बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, अगर आप एक क्लासिकल होम्योपैथ हैं तो मेरी बात सुने। इंसाफ जो है ना, इंसाफ, इस जो एक अच्छा डॉक्टर होता है वो एक हिसाब का फैमिली मेम्बर बन जाता है। उससे जो पेशेंट लिंक हो जाते हैं, हर चीज़ डिस्कस कर हो रही होती है, और कई सालों की इबादत से बेहतर है एक दिन का इंसाफ। आपको अल्लाह ताला ने इतना अच्छा शोबा अगर दिया है, इतनी इज़्ज़त दी है, इसमें 2 तरह के सवाब में खिदमत खल्क भी है और इंसाफ भी है। आपने अपने पेशेंट से इंसाफ करना, और इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर वो आया है और आपसे बात कर रहा है, आपको भले केस की समझ आ गई है, या आपने अगर उससे केस हिस्ट्री भी लेनी है, जब तक वो मुकम्मल बात नहीं कर लेता आपने उसको सुनना है, आपने उसको नहीं रोकना। आप अपने पेशेंट्स की टाइमिंग चेंज कर लें। आप अपना अगर फ्राइडे या संडे ऑफ करते हैं आप उसको ऑन कर लें, लेकिन आप पेशेंट्स को देखते हुए कि उनकी तादाद बाहर बाहर और अंदर वाले पेशेंट को आप जल्दी फारग करें, चाहे जाए कि आप उसको सही मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए ज़रूरी है और वो आपने करना है। जो हम बात करते हैं कि केस हिस्ट्री लेनी है,
मैंने अपने प्रोफेशन में इसमें आके देखा कि मरीज केस हिस्ट्री लेनी तो मरीज से ही है ना। मरीज आपको मनोवन सारा कुछ सही सही नहीं बताता। सपोज अगर वो कॉन्स्टिपेशन में है तो मरीज साहब पूछें कि जी आपको कब्ज है, वो कहेगा जी नहीं है। लेकिन जब आप डिटेल 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 निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको दिन में 4 से 5 दफ़ा स्टूल पास कर रहा है। भाई वो 5 दफ़ा कर रहा है तो हमारी नज़र में तो वो भी कॉन्स्टिपेशन है कि वो 1 या 2 दफ़ा करके फारग क्यों नहीं हो रहा। आपने सिर्फ मरीज पे नहीं रहना। अब वो सिर्फ मरीज पे नहीं रहना, केस हिस्ट्री तो मरीज से रहनी है। तो उसके बाद फिर क्या किया जाए। इंसानी जिस्म है तो इसमें रूह भी है, ठीक है। आपने जिस्म से तो आपने उनसे उनकी सिम्टम्स ले ली, रूह को भी थोड़ा सा टटोलना है। मेरी ये कोई बात मज़ाइका खेज़ नहीं है, मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस सारे आज शेयर करने लगा हूँ, ये भी करता हूँ। जब पेशेंट आपके पास आता है तो उसमें आप उसकी एक बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, फिर आप उसके फेस एक्सप्रेशंस देखते हैं। ये जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं ये आपके अंदर का हाल होता है। फिर आपको आई कांटेक्ट आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप वो कर करके भी आपको आंखें पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा बहुत सी सलाहियतों से नवाजा हुआ है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये देखें कि अगर मैं ऑफ मूड में बैठा हुआ हूँ और एकदम मेरे रूम में कोई आता है तो मैं उसको एकदम चेंज कर लूँगा, अपने फेस एक्सप्रेशन चेंज कर लूँगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को ये एबिलिटी नहीं दी हुई कि वो अपनी आंखों पे जो तहरीरें हैं उनको बदल सके। जो आंखें पढ़ने वाले इंसान होते हैं वो अंदर झांक जाते हैं। आपके पास जब पेशेंट आता है, आपने उसकी केस हिस्ट्री तो ली, लेकिन आप फेस एक्सप्रेशन भी लें, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी लें, उसकी आंखें भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप एक वक्त ऐसा आएगा कि आप आंखें पढ़ सकेंगे। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं फर्स्ट टाइम जो नया केस लेता हूं उसको मैं निहार मुंह बुलाता हूं। सारा कुछ होने के बावजूद मैं उसकी नब्ज़ चेक करता हूं। नब्ज़ के ऊपर जो मुझे अंदर के हालात पता चलते हैं वो पेशेंट नहीं बता रहा होता। मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट सजेस्ट करना है तो एलोपैथिक ने, नब्ज़ देखनी है तो हकीम ने। अगर आपको मुश्किल होगी तो जिस तरह मेरे पे खुली कि मैं हर वक्त बावजू भी रहता था और दुरूद शरीफ का विर्द भी करता था। मैं था नमाज के लिए तो था ही था, मेरा जैसे ही वजू टूटता था मैं बावजू हो जाता था। और जो फारिग वक्त मिलता था, अगर तवील दुरानिया का फारिग वक्त मिला है तो दुरूद शरीफ का विर्द किया है, और अगर मुख्तसर वक्त के लिए फारग हुआ हूँ तो अस्तगफार पढ़ा है। इनका फ़ायदा आखिरत में तो है ही है, लेकिन मैं इस फील्ड में हूँ, इस फील्ड में रह के मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ। मेरी वोकैबुलरी में इजाफा हुआ, मेरे हाफजे में इजाफा हुआ, और इस तरह की ये जितनी चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ जो हमसे लिंक नहीं थी, जो हमें हमारे इंस्टीट्यूट ने नहीं पढ़ाई, समझाई, लिखाई, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला उतारता रहा। ये करम होता है, हर एक पे होता है, सिर्फ कोई अल्लाह से दुआ करके लेने वाला हो। मैं भी आज अगर होम्योपैथ हूँ और क्लासिकल होम्योपैथिक हूँ, इन सब चीज़ों से मैं गुजरा हूँ और आपसे ये सारा कुछ शेयर कर रहा हूँ। मैं अगर निहार मुँह नब्ज़ लेता हूँ, मैं उनसे वे बातें करता हूँ। केस हिस्ट्री में क्या होता है पेशेंट आपको बताता है, लेकिन फेस रीडिंग में, आइज़ रीडिंग में और नब्ज़ में ये होता है कि आप पेशेंट को बता रहे होते हैं कि जी ये सारा कुछ आपके साथ होता है, और वो आपको कहता है होता है। उस वक़्त उसका मेंटली लेवल ही चेंज हो जाता है कि डॉक्टर मेरे मर्ज़ तक पहुंच गया। फिर इस तरफ जब ये सारे मराहिल से आप गुजर जाएं, उसके बाद अब आपने मेडिसिन सेलेक्ट करनी है। मेडिसिन सेलेक्ट करने के बाद भी वो असर नहीं कर रही तो हम फ़ौरन मेडिसिन चेंज करने चले जाते हैं। मेरे भाई यहाँ मेडिसिन चेंज नहीं करनी, क्यों कि क्लासिकल होम्योपैथिक बहुत सोच के एक मेडिसिन सेलेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें मैं आपसे बता रहा हूँ, एक क्लासिकल होम्योपैथिक के लिए ज़रूरी है कि जिस्म में जितनी भी चीज़ें इंक्रीज़ करनी है। सपोज़ अगर कोई इशू है जिसमें वो चाहते हैं कि हाइट इंक्रीज़ हो जाए, या फीमेल्स को आजकल कुछ इशू है जिनके ब्रेस्ट डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रही होती, तो होम्योपैथिक क्लासिकल होम्योपैथ के लिए ज़रूरी है कि वो इसमें चांद की तारीख़ों का ख्याल करें। अगर तो आपने बॉडी को इंक्रीज़ करने के लिए कोई ट्रीटमेंट शुरू करना है तो वो आपने शुरू करना है चांद की पहली, दूसरी और तीसरी, जिसमें चांद बढ़ रहा होता है, उस तारीख से शुरू करके 15 तारीख तक आपने उसको देना है।
बाकी दिनों में आपने उसको या रोकना होगा, या फिर वो जो एक क्लासिकल होम्योपैथ है वो देख रहा होता है कि वो उसको साथ बायोकेमिक में क्या दे रहा है। अगर आप उसको वो 15 दिन रोकेंगे भी तो भी ट्रीटमेंट में फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और आपने फिर चांद की यकम से लेकर 15 तक देना है। इसी तरह अगर कोई चीज़ आपने कम करनी है, कम करने से मुराद ये है कि अगर किसी को थायराइड का मसला है और वो उसका ट्रीटमेंट आपसे करवाना चाह रहा है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे मोतिये का फूल, उसको इनहेल करने से उसमें फ़र्क पड़ता है। इसी तरह चांद की अगर आप 16, 17, 18 से वो शुरू करें, चांद घटने की तरफ जा रहा हो, तो उस दवाई का असर और जो आप रैंडमली शुरू कर लेते हैं उस दवाई के असर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस तरह अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हुई हैं, हर चीज़ आप हर वक्त खा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके औकात हैं। जैसे प्याज है, वो सुबह के वक्त बहुत अच्छा है और रात के लिए वो बीमारी है। दही सुबह में बहुत अच्छा है और रात में वही बीमारी है। और हमारी ये जितनी भी मेडिसिन हैं, आपको पता है कि सारी जड़ी बूटियों से तैयार हो रही हैं। तो इसमें कुछ दवाइयों के हमारे टाइमिंग हैं जो हमें बहुत से डॉक्टरों को नहीं पता। तो मेरे एक्सपीरियंस में मर्कसाल, बेलाडोना, लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका, ये वो दवाइयाँ हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम पे जो इनका असर है 24 घंटे में, बस वो 15 से 20 मिनट हैं जिसमें उसका बहुत अच्छा असर है। और अगर आपने उसको उस टाइम के अलावा देना आपकी मजबूरी है तो उसको कैसे देना है मैं आपको वो समझाता हूँ। जैसे लाइकोपोडियम है, आप उसकी जब स्टडी करेंगे तो वो शाम 4 बजे बहुत ज़्यादा रिजल्ट रखती है। बेलाडोना है, उसका टाइम दोपहर 1 बजे का है। मर्कसाल का टाइम रात 8 बजे का है। सोराइनम का टाइम रात 10:30 बजे का है। मेडिसिन सेलेक्ट हो गई, बाज़ औक़ात हमें टाइम नहीं पता होता, और टाइम अगर पता है तो बाज़ औक़ात हमसे पोटेंसी सेलेक्ट नहीं होती। इस पोटेंसी को समझने के लिए आप ये देख लें, कुदरती दूध जो है, उसी दूध से दही भी बन रहा है, मक्खन भी बन रहा है, पनीर भी बन रही है, लस्सी भी बन रही है। ये 5-6 चीज़ें उसकी बेस दूध है और हर एक की अफादियत अलग-अलग है। इसी तरह हमारी कोई भी पोटेंसी है जो मदर टेंचर से लेके सीएम तक हम जाते हैं, वो सीएम में और है, 10 एम में और है, 1 एम में उसकी अफादियत और है, 200 में उसकी अफादियत और है, 30 में उसकी अफादियत और है, 6x में उसकी अफादियत और है। आपने इस तरफ अपनी सारा ध्यान अब इस तरफ देना है कि किस वक्त आपने कौन सी पोटेंसी देनी है। जैसे मिसाल के तौर पे अब आपके पास रात को कोई पेशेंट आता है, वो पेशेंट बेलाडोना का है, आप उसको उस वक्त 200 नहीं देंगे या 1 एम नहीं देंगे, क्योंकि ये दोपहर की दवाई है, बनती उसकी वही, और उस वक्त उसकी रिक्वायरमेंट अगर 200 है या 1 एम है सपोज करें, तो आप उस वक्त उसको वो दे देंगे, वो मर्ज उधर ही बिगड़ जाएगा। अब आपकी केस हिस्ट्री भी सही, आपने उसको सुना भी पूरा, आपने बॉडी लैंग्वेज भी देखी, आपने मेडिसिन भी सही सिलेक्ट की, आपने उसकी पोटेंसी भी सही सिलेक्ट की, लेकिन आपको टाइम का दराक नहीं हुआ। फिर बता रहा हूँ कि सब मेडिसिन में नहीं, कुछ गिनी चुनी हमारी मेडिसिन हैं जिसमें टाइम मायने रखता है। उसमें आपने फिर क्या करना है कि उसको बिल्कुल या 12 में दें या 30 में दें, तो आपको फ़र्क डाल देगी, लेकिन मुकम्मल फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुकम्मल फ़र्क आपको इसी तरह पड़ेगा कि एक रात के लिए आप उसको 30 में यूज़ करवाएं, उसके बाद जब अगले दिन का 1 बजेगा उस वक्त फिर वो जो 200 है या 1 एम है उसकी सिर्फ एक डोज आपने दी, ठीक 20 मिनट बाद पेशेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइकोपोडियम के अगर मैं एक्सपीरियंस में आऊँ, लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवाई है जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, क्योंकि आज का सेशन मेरा डॉक्टर्स का है, उनको पता है कि लाइकोपोडियम किस पर्पज़ के लिए है। लाइकोपोडियम बहुत से पर्पज़ के लिए है, लेकिन हम इसको अमूमन अपनी प्रैक्टिस में 1 एम और CM में यूज़ करवा रहे हैं, ठीक है, 10 एम में भी करवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊं, आप इसी लाइकोपोडियम को शाम 4 बजे पे लें, 4 से 4:15 के दरमियान, और उसका रिजल्ट ले लें। फिर इसी तरह लाइकोपोडियम 30 एक ख़ास मर्ज में काम करती है कि अगर आपको बिल्कुल लोअर एब्डोमेन, आपको यहाँ पेन है जो ऐसे टांगों की तरफ जा रही है, हल्की हल्की खींच लगी हुई है जिसमें आप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकते, नहीं चल सकते,
उस वक्त लाइकोपोडियम लो पोटेंसी में जो आपको रिजल्ट देती है, आपको हाई पोटेंसी में नहीं दे सकती मेरे भाई। सिर्फ लाइकोपोडियम नहीं, वो फिर भले बेलाडोना है, नेट्रम म्योर है, वो ओपियम है, कोई भी मेडिसिन है। आप ये देखें, मैंने आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दी है। हमारे पास मदर टेंचर है, लेकिन उसके बाद अगर आप उसको पोटेंटाइज कर रहे हैं तो अब आप देखें कि अब आपने उसको सिर्फ दूध देना है कि दही देना है, मक्खन देना है, क्या देना है। हर दवाई की पोटेंसी चेंज हो जाती है, तो आप यही समझें कि आपकी दवाई ही चेंज हो गई। आप ये एलोपैथिक की तरह नहीं है कि अगर इसको 5 mg असर कर रही है और थोड़ा सा असर डाउन हुआ है तो आप 10 mg दे दें तो असर पूरा हो जाएगा। होम्योपैथिक इस पे नहीं चल रही। क्लासिकल होम्योपैथी के लिए मेडिसन जितनी ज़रूरी है, उसकी पोटेंसी का जानना उतना ही ज़रूरी है, उसका टाइम का जानना उतना ही ज़रूरी है। फिर मैंने आपको बताया कि जिस तरह कुछ मर्ज में चांद की तारीखों का भी बड़ा अमल दखल है। फिर आके आप एक सिंगल रेमेडी निकाल सकते हैं उस मरीज की जो बिल मुशाबा उसके हो। अब ये बिल मुशाबा, अब इसको समझने के लिए कि जो हम डॉक्टर्स हजरात कर रहे हैं प्रैक्टिस, इसको मज़ीद उनको समझने के लिए मैं एक मिसाल देने लगा हूँ। एक पेशेंट अगर आपके पास आता है, उसकी अगर आंखों से आंसू गिर रहे हैं और वो पानी आ रहा है, तो वो जब एलियम सिपा की तरफ जाता है जो प्यास से बनती है और उसके वो बिल मुशाबे हो जाता है और हम वो दवाई देते हैं और उसको फ़र्क पड़ जाता है। इसी तरह हमारी एक एक दवाई की कैसे सिलेक्शन होगी या वो कैसे असर कर रही होती है। आप ये देखें कि जब किसी की आईसाइट वीक होती है, वो आईसाइट के लिए अपनी ऐनक जब बनवाता है तो वो उसका शीशा अगर किसी का -2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो उसका जो शीशा जो है वो ग्लास को उतना ही रफ करके फिर वो देते हैं, जिससे उसको बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। अब एक ऐसी चीज़ जिससे ना नज़र आने वाले को क्लियर नज़र आने लग गया है, तो मैं जो बिल्कुल ठीक देखने वाला हूँ, मुझे तो उससे बिल्कुल और 100% स्ट्रॉन्ग नज़र आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? कि उसका अपना नेचुरल लेंस जितना वीक है, उसको वो लेंस उतना ही वीक करके दिया जाता है, तो वो उसके साथ कंपेटेबल हो जाता है। ये आप डॉक्टर्स हजरात के लिए है, आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। इसी तरह हमारी हर पोटेंसी, अब वो जो मरीज़ है वो 30 वाला है, 200 वाला है, 1M वाला है, वो आपने उसकी डिज़ीज़ के लिहाज से, उसकी एज के लिहाज से, उसकी बॉडी के लिहाज से। अब मुझे मेरी वीडियोस के बाद बहुत सी कॉल्स आई कि डॉक्टर साहब ये मर्ज़ है, ये दवाई दे दें, ये मर्ज़ है, ये दवाई दे दें। मैं किसी को दवाई नहीं बता सकता। मेरी ये सारी वीडियोस का मतलब अपने आप को प्रमोट करना नहीं था। मेरी इन वीडियोस का मतलब था इंसानियत का भला ज़्यादा से ज़्यादा हो। इंसानियत का भला, मैं जिस फील्ड में हूँ, होम्योपैथिक जितनी ज़्यादा प्रमोट होगी, मैं होम्योपैथिक का प्रमोटर हूँ। आप जिस मर्जी दुनिया के हिस्से में हैं, जहाँ जहाँ होम्योपैथिक है, आप उनसे इलाज करवाएं। ये बेज़रर दवाई इस सेंस में है, ये आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं करती। साइड इफ़ेक्ट सिर्फ इतना नहीं करती कि आपकी जो दवाई बनती है वो आपने खाई और वो आपको इफ़ेक्ट कर गई, तो उसका वही इफ़ेक्ट था, उसका फिर साइड इफ़ेक्ट नहीं है अंग्रेज़ी दवाइयों की तरह। अगर आपने दवाई खाई है और उस दवाई से आपके जिस्म में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब है फिर उसने कहीं साइड इफ़ेक्ट किया होगा कि अब वो दवाई का असर कहाँ गया। जो एलोपैथी का साइड इफ़ेक्ट है, उस तरह हमारी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मैंने जो कॉल्स करने वाले हैं उन सब को ये सारा कुछ मैं क्यों दवाई सजेस्ट नहीं कर सका, मुझे नहीं पता कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मुझे नहीं पता कि वो मिल के उन्होंने मुझे दवाइयाँ क्या बतानी है। मैं उनकी नब्ज़ नहीं देख सकता, मैं उनकी आंखें नहीं बढ़ सकता। उनको बाज़-औक़ात हुआ कि शायद ये मुझे हमें अपने क्लिनिक बुलाने के लिए कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपको पता है, मैंने अपने क्लिनिक को प्रमोट करने के लिए करता तो मैं डायरेक्ट तीसरी वीडियो ही बनाता, लेकिन मैं पहले होम्योपैथिक को प्रमोट करने के लिए इस सेशन में इस वीडियोस की तरफ आया था। उसमें मैंने पहले स्टूडेंट से मुखातब हुआ और आज डॉक्टर से हूँ। अब आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है तो आपने उसमें से सबसे मेन चीज़ कि वो किस इलाके का है।
आप देखें कि जहाँ पे अगर कोई इस्लामाबाद की तरफ से आ रहा है तो उधर पॉलन एलर्जी की बहुत ज़्यादा है। अगर कोई मुल्तान की तरफ से आ रहा है तो उसमें दोनों मौसम बड़े एक्सट्रीम में जाते हैं, गर्मी भी इंतहाई ज़्यादा, सर्दी भी इंतहाई ज़्यादा। अब आप पाकिस्तान के पहले खित्ते से वाकिफ़ हों या जिस जहाँ से भी आप जाए, अगर कोई मिसाल के तौर पे मेरे से बहुत से ऐसे पेशेंट्स भी हैं ऑनलाइन वो बाहर बैठे हुए हैं, मैं अगर उनको मेडिसिन सजेस्ट करता हूँ, अपनी कंसल्टेशन लेता हूँ, तो मैं उनको पहली बार बताता हूँ कि मेरा यह तरीकाकार नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी बाज़िद हैं मैं आपका इलाज करूँगा, आपने मेरी फ़ीस पे करनी है। लेकिन फिर मेरे उनके 1-2 घंटे के लाइव सेशंस होते हैं, वीडियो कॉल्स पे मैं उनकी जो मैक्सिमम उनको ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ वो करता हूँ, केस टेकिंग करता हूँ, केस हिस्ट्री लेता हूँ फिर जाके, लेकिन हर एक के साथ नहीं। मैं 99% अपना पेशेंट अपने क्लिनिक में बुला के, और ये सिर्फ उसके फ़ायदे के लिए, जो मुझसे दवाई लेने के लिए भी तैयार है, मुझे पे करने के लिए भी तैयार है, लेकिन मेरा ज़मीर इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैं उसके साथ भी इंसाफ नहीं कर रहा, अपने प्रोफेशन के साथ भी इंसाफ नहीं कर रहा, अपना रिज़्क हलाल भी नहीं कर रहा। मेरी अगर दिली तौर पे सेटिस्फेक्शन जिस काम में होगी मैंने तो वही करना है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो क्लिनिक में आने के बाद ये सारी मैंने अपनाई हैं और आज मैं आप सब से इन सब का जिक्र कर रहा हूँ। इसके बावजूद अगर कोई बात रह गई हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है, जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं और जो क्लासिकल की तरफ आना चाहते हैं, किसी भी वक्त कभी भी ज़रूरत हो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जस्ट मैसेज करें, आप सबसे रब्ता कर लूँगा। अब जाते हुए मैं अपनी आखिरी बात करना चाहूँगा कि मैं जब आईसीएस कर रहा था तो हमारे सर ने हमें वो हर हफ्ते नसीहत कोई ना कोई करते थे। उस दिन वो लेक्चर नहीं लेते थे बल्कि कोई ना कोई अच्छी बात हमसे शेयर करते थे। उनकी कई अच्छी बातों में से आज एक अच्छी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते थे कि बच्चे आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद कोई किसी भी फील्ड में जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई दुकान पे बैठेगा, उसका रिज़्क अल्लाह ने लिखा हुआ है, वो कहाँ जाएगा। बच्चे आपका रिज़्क अल्लाह ने लिखा है, आपने वहाँ से ही खाना है। लेकिन एक कोशिश करना कि जिस फील्ड में आप जाओगे उसमें हज़ारों लोग होंगे, लेकिन आप उस फील्ड में नुमाया हों। अगर आप एक मोची भी बन जाते हैं तो अब उसमें भी कोई आर नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे मोची हों कि 8-10 मोहल्ले जो आपके करीब है वो कोशिश करें कि मेरा अगर आज एक कीमती जूता ख़राब हुआ है तो वो मैं उस फलाने मोची से करवाऊं क्योंकि उसके हाथ में सफाई है। आप अगर एक कराने वाले हैं तो आपको अपनी फील्ड में माहिर होना चाहिए। इसी तरह अगर आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर बनने के बाद आपकी ख्वाहिश एक क्लासिकल होम्योपैथिक की नहीं है तो आप मेरी नज़र में सर की उस नसीहत पे अमल नहीं कर रहे। डॉक्टर बहुत बैठे हुए हैं, होम्योपैथिक भी बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप क्लासिकल बनेंगे और क्लासिकल में जितने ज़्यादा फ़ाइन होते जाएंगे, जितने ज़्यादा फ़ाइन होते जाएंगे, आपको रिज़्क भी मिलेगा, आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, आपको शोहरत भी मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलती है। मेरी अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, उसके बावजूद जो 60 साल की उम्र के बुज़ुर्ग हजरात हैं, 70 साल के हैं, वो आज भी अदब से मिलते हैं बड़े एहसन तरीके से कि इंसान, मैं बाज़ औक़ात शर्मिंदा होता हूँ कि अल्लाह ताला ने तमाम बुराइयों को पसे पुश्त डाल के सिर्फ़ इस शोबे की वजह से पूरे इलाके में हर जगह आपको इतनी इज़्ज़त दी है, हर पेशेंट आपको अपना फैमिली मेम्बर की तरह समझ रहा होता है। तो आप इस प्रोफेशन से और अपने पेशेंट से सिंसियर हो जाएं और उसके उस सिंसियरिटी के लिए ये सारे लवाजमात ज़रूरी हैं। आज की आखिरी बात जाते हुए मैं आपसे करना चाहूँगा कि नमाज की पाबंदी करें, और नमाज की पाबंदी के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सक्यूज़ है और वो ये है कि वक्त नहीं मिलता, मसरूफियत ऐसी होती है, आज का दौर भी बहुत तेज़ है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर वक्त की मसरूफियत की वजह से नमाज रहती हो तो सबसे ज़्यादा हमारी तादाद फजर में हो, नहीं होती ना, क्योंकि सुस्ती होती है। हमारी पांचों नमाज़ों में से अगर कोई एक नमाज रहती है, 2 रहती हैं या पांचों रहती हैं, उसकी वजह सुस्ती है, मसरूफियत नहीं है। हमने अपना टाइम टेबल थोड़ा सा रीअरेंज करना है, बल्कि
जो 5 वक्त का नमाजी होता है उसके काम ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा तरतीब से हो रहे होते हैं। उसकी तरतीब भी ऐसी होती है कि मैं ज़ोहर से पहले पहले ये कर लूँगा और उसके बाद असर से पहले पहले मैं ये कर लूँगा, और वो सारे काम वो कर लेता है। लेकिन जो अपनी तमाम शेड्यूल में नमाज़ों को ऐड नहीं करता, वो उठता भी सुस्ती पे है और सोता भी सुस्ती पे। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे अमल करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।